नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड होने से कोई नहीं बचा सकता। इमरान खान की टीम का अहम विकेट गिर चुका है, अकेला चीन कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बढ़ गई है मुसीबत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को हराने के लिए भारतीय सेना तैयार, LAC पर बदल ली है रणनीति। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव की रणनीति समझाई और होमवर्क देकर लौट आए अमित शाह। 12 नवंबर को फीडबैक लेने फिर आएंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में दमखम के साथ उतर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि सभी भारतीयों के मन में बसते हैं, पीएम मोदी का बयान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि G20 के मंच से कोवैक्सीन के लिए पीएम मोदी ने की पैरवी, बोले जल्द अप्रूवल दे WHO। दोस्तों, और एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्टेड होने से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए इस बार भी उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। मगर इस बार इस सूची में आतंक के आका का दोस्त तुर्की भी शामिल हो गया है। यानी अब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी शामिल है। इसका मतलब है कि इन दोनों देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय संघ यानी कि EU से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर अब ब्लैक लिस्टेड होने का भी खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों, भारत से पंगे लेने वाला पाकिस्तान और आतंक के आका कहे जाने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है और अब उसे ब्लैक लिस्ट होने से उसका दोस्त तुर्की भी नहीं बचा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को हराने के लिए भारतीय सेना है तैयार, LAC पर बदल ली है अपनी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की उकसावेपूर्ण कार्रवाई के बीच भारत ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी शुरू कर दी है। अब मोदी सरकार की पहल पर अमेरिका निर्मित हथियारों और सैन्य साजो सामान को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करना शुरू कर दिया गया है और इसके तहत अब चीन के खिलाफ LAC पर भारत की तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने LAC पर अमेरिका में बने चिनूक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा लाइट टोड होवित्जर और राइफल्स के साथ ही भारत में स्वदेशी तकनीक से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम सीमा पर लगा दिए हैं। भारतीय फौज ने बताया है कि LAC पर माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है। कॉम्बैट और कॉम्बैट स्पोर्ट्स यूनिट सहित सभी यूनिट पूरी तरह से तैयार है। सामरिक जानकारों के मुताबिक भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी को अरुणाचल प्रदेश में भी तैनात किया गया है ताकि युद्ध जैसे हालात में हम 1962 की तरह कमजोर ना पड़ें। ऐसे में पिछले एक साल में कम से कम 30,000 से ज़्यादा भारतीय जवानों की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हो चुकी है। इसके अलावा सेना को चुस्त, मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए जूते, कवच, तोपखाने और हवाई समर्थन को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत की सेना के साहस के लिए कमेंट में सैल्यूट लिखिए और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति समझाई और होमवर्क देकर लौट गए अमित शाह। 12 नवंबर को फीडबैक लेने फिर से आएंगे उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा की टीम को होमवर्क देकर लौट गए हैं। वो फिर से 12 नवंबर को यूपी आएंगे और दिए गए काम का फीडबैक लेंगे। फिलहाल अमित शाह ने सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा की रणनीति और प्रत्याशी तय होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में प्रचंड बहुमत से फिर से बनेगी भाजपा की सरकार? कमेंट में हाँ या ना में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी बोले सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि सभी भारतीयों के मन में बसते हैं। जी हाँ दोस्तों,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते बल्कि वो सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रासंगिक था उससे कई ज़्यादा आज़ादी के इस अमृतकाल में होने वाला है। आज़ादी का ये अमृतकाल विकास की अभूतपूर्व गति का है, कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का है। यह अमृतकाल सरदार साहब के सपने को भारत के नव निर्माण का है। जी हाँ दोस्तों, मोदी ने कहा कि आज़ादी का ये अमृतकाल विकास की गति का है, अद्भुत और सिद्धि को हासिल करने का है। ये सरदार साहब के भारत के नव निर्माण का है। सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसीलिए उनकी एक भारत का मतलब ये भी था कि जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। उन्होंने कहा कि आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलन की ताकत ये होती थी कि उसमें महिला पुरुष हर वर्ग हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसीलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उस एक भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए? उसे एक भारत का स्वरूप होना चाहिए कि एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हों, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक सम्मान महसूस कर सके, और एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं हो, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे दिल में बसते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवल इतिहास में नहीं बसते। ये बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अगर आप भी उनके बयान से खुश हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 के मंच से कोवैक्सीन के लिए पीएम मोदी ने की पैरवी, बोले जल्द अप्रूवल दे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन के लिए इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर बयान जारी किया है। पीएम ने एक महत्वाकांक्षी ऐलान करते हुए कह दिया है कि अब अगले साल से भारत विश्व के लिए 5 बिलियन वैक्सीन डोज का उत्पादन करेगा। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जरूरी हो जाता है कि समय रहते दूसरे देश भारत की वैक्सीन को मान्यता दें और कम समय में अप्रूवल सर्टिफिकेट मिले। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए हमें अलग अलग देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की परस्पर मान्यता सुनिश्चित करनी ही होगी। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक WHO ने भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। अब इस मुद्दे को खुद पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में उठा दिया है। उन्होंने एक तरफ पूरी दुनिया की कोरोना काल में बड़ी मदद करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन मान्यता वाली प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आईपैक बैठक में बोले सांसद सुजीत कुमार, चीन की दादागिरी के खिलाफ एकजुट होकर बोलने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, बीजू जनता दल पार्टी के राजनेता और MP सुजीत कुमार ने शुक्रवार को रोम में आयोजित इंटर संसदीय गठबंधन ऑन चाइना की बैठक के दौरान कहा कि आईपैक दुनिया के 25 देशों के 200 सांसदों का समूह है और ये चीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ है। जिस तरह चीन खास तौर पर अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा है, उनकी जमीनें हथियाना चाहता है, इलाकों पर कब्जा जता रहा है, उसी तरह हमें एकजुट होकर उसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। तो दोस्तों, इंटर संसदीय गठबंधन ऑन चाइना के मंच पर ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर चीन के खिलाफ बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी लोकतांत्रिक देशों के सांसद एक नियम आधारित यानी कि रूल बेस्ड
ऑर्डर चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इटली के रोम में आईपैक की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग देशों के 20 सांसद जमा हुए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि सेना से जुड़ी आ रही है। सेना की छावनी के पास महिला सहित 4 संदिग्धों को पकड़ा गया, पूछताछ है जारी। जी हाँ दोस्तों, सेना की छावनी के पास सुरक्षा एजेंसियों ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। श्रीगंगानगर के साधुवाली में सेना की इंटेलिजेंस टीम ने इनको पकड़ लिया है, जिनमें महिला भी शामिल है। सभी संदिग्ध पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस एक्टिव मोड में हैं और इन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये 4 लोग किन की मदद से छावनी के पास पहुंचे और इनका मकसद क्या था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है ISIS खुरासन, पाकिस्तान की बर्बादी पहला टारगेट। विरोध करने पर अंजाम भुगतने की दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त के बाद से ISIS ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में आत्मघाती हमले और लक्षित बम विस्फोटों का एक घातक दौर छेड़ दिया है। इस दौरान दर्जनों लोगों की जान चली गई है। साथ ही कुछ हमलों ने तालिबान को निशाना बनाया है। इसमें ज्यादातर निर्दोष नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शामिल थे। अफगानिस्तान के ISIS खुरासन को दाएश के नाम से भी जाना जाता है, जिसने कहा है कि उसका कट्टर लक्ष्य शरिया कानून का कार्यान्वयन कराना है और चेतावनी दी है कि जो भी दुनिया में इस्लाम और कुरान के खिलाफ गया उसे आतंकवादी समूह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आतंक का एक नया नाम सामने आया है ISIS के, जिसने चेतावनी भी दी है। दिवाली से पहले भारतीयों ने निकाला चीन का दिवाला, करा दिया ड्रैगन को 50,000 करोड़ का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से पहले ही भारतीयों ने चीन का दिवाला निकाल दिया है। दिवाली से पहले चीन को बड़ा झटका लगा है और चीनी सामानों के बहिष्कार से ड्रैगन को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि चीनी सामानों के बहिष्कार के उसके आह्वान से चीन को इस त्योहारी सीजन में 50 करोड़ रुपए के व्यापार के नुकसान का अनुमान है, जबकि इस दौरान घरेलू स्तर पर ग्राहकी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि कैट ने आज जारी अपने बयान में कहा कि वर्तमान दिवाली त्योहार सीजन के मद्देनज़र देश भर के बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए व्यापारी वर्ग एक बड़े कारोबार की उम्मीद कर रहा है। दिवाली की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस दिवाली में देंगे चीन को झटका? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन, PM मोदी ने कई नेताओं से की मुलाकात और बाइडेन संग दिखाया हाई पंच और मैक्रो से गले मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की एक और इंटरनेशनल बॉन्डिंग की तस्वीरें सामने आई है, जहां वो जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इसी के साथ मैक्रो के साथ भी गले मिलते, और एक तस्वीर तो ऐसी भी है जहां पर जो बाइडेन ने PM मोदी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो दोस्तों, ज़बरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। 5 दिवसीय दौरे पर इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोम स्थित रोमा कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इसी के साथ ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात अनौपचारिक ही थी और इस दौरान ये नेता बेहद दोस्ताना अंदाज में नजर आए। बाइडेन के साथ हाई पंच दिखाया तो मैक्रोन से गले मिलने की तस्वीर भी सामने आई है। इसके बाद PM मोदी ने कार्यक्रम से इतर भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। मोदी से मैक्रो को भारत आने का मोदी जी ने न्योता भी दिया है। रोम में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट किया कि हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नव परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे, खासकर हिंदू प्रशांत क्षेत्र में।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी और योगी सरकार ने सभी का भरोसा जीता है, यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है और मेरा परिवार भाजपा परिवार के स्लोगन के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और अभी 2.5 करोड़ सदस्य हैं, इसमें 1.5 करोड़ सदस्य और बढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कानपुर के CSA के कैलाश सभागार में आयोजित पार्टी की बैठक में कही। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को युद्ध स्तर पर चालू कर दिया है। शनिवार को कानपुर में CSA के कैलाश सभागार में बीजेपी की कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 254 मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। इन मंडल अध्यक्षों पर पार्टी बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, इसीलिए इनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एक बैग दिया गया है। बैग में कार्यक्रम की शुरुआत में काम आने वाला दीपक, बैठने के लिए दरी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र के साथ एक लाउड स्पीकर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से दोबारा बन रही है भाजपा की सरकार? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसी वक्त लाइक जरूर कर दीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है चीन और ताइवान का विवाद। अमेरिका के इन 3 कदमों से बौखला गया है ड्रैगन। एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर दिए हैं अपने व्यू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ताइवान सेना के बीच बढ़ती नज़दीकी चीन के लिए चिंता का सबब है। ताइवान ने पहली बार स्वीकार किया है कि अमेरिकी सैनिक उसकी सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच चल रहे सैन्य प्रशिक्षण से चीन काफ़ी बेचैन है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान की लोकतांत्रिक सफलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने की सिफारिश की है। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया है जब चीन ने ताइवान को एकजुट करने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन की सेना ने 1 महीने में करीब 150 बार ताइवान सीमा का अतिक्रमण किया है। इससे ताइवान और चीन के बीच संबंध काफ़ी तल्ख हो गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने असम बंगाल को दी चेतावनी, टेस्ट की संख्या भी हो गई है कम। जी हाँ दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों और साप्ताहिक संक्रमण दर में वृद्धि और जांच आंकड़ों में कमी के मद्देनज़र केंद्र ने राज्य सरकारों से कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हुए इन मापदंडों की समीक्षा करने को कहा है। असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने पिछले सप्ताह से साप्ताहिक नए मामलों में वृद्धि और पिछले 4 सप्ताह से 25 अक्टूबर तक संक्रमण के मामले में वृद्धि के शुरुआती संकेत को उजागर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा था और इस महीने की शुरुआत में दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी। असम को लिखे पत्र में आहूजा ने कहा कि पिछले सप्ताह से साप्ताहिक नए मामले में 41% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सप्ताह से संक्रमण के प्रसार में वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। 28 सितंबर 4 अक्टूबर के बीच ये 1.89% थी, जो कि 19 से 25 अक्टूबर के बीच बढ़कर 2.22% हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दीपोत्सव की तैयारी, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी और गोमय दीप भेजे अयोध्या, जलाए जाएंगे 7 लाख दीपक। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। इस बार अयोध्या में लगभग 7 लाख दीपक जलाए जाएंगे। लखनऊ में शनिवार को दीप प्रज्वलन के लिए गोमय दीपों को अयोध्या लेकर जाने वाले वाहनों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जिले के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने शुक्रवार को राम की पौड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क पहुंचकर दीपोत्सव को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने उस वक्त मौजूद अफसरों को निर्देश दिए कि दीपोत्सव की तैयारियों के लिए चल रहे सभी कार्य हर स्थिति में 31 अक्टूबर तक पूर्ण
कर लिए जाएंगे। टी वेंकटेश के रामकथा पार्क में अतिथियों के लिए बन रहे स्टेज का भी जायजा लिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस का बयान, मार्च 2024 तक देश के सभी विकास खंडों तक पहुंचने की तैयारी में है संघ। धर्म परिवर्तन पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस ने कहा है कि हमने अपनी गतिविधियों को विस्तार देने का निर्णय लिया है। हम मार्च 2024 तक भारत के सभी विकास खंडों तक पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा संघ ने कहा कि धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए और जो लोग धर्म परिवर्तित करते हैं उन्हें। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।